हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरे लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ कर। हिस्ट्री का ये हमारा 27वां लेक्चर है। 26 लेक्चर हम देख चुके हैं। बिल्कुल पहले पे से जहां से इतिहास चालू होता है वहां से हमने पढ़ना चालू किया है, तो आप शुरू से जरूर देखें। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस बार जब आप जीएस का पेपर देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम चीजें याद रहेंगी। बस आपको एक बार रिवीजन करते चलना है। जैसे ही हम टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, अपने नंबर देखने हैं, रिवीजन करना है। ये सारी चीजें करके आपको जो ये डर लगता है ना जीएस वाले पोर्शन से कि इतिहास याद नहीं हो रहा, भूगोल याद नहीं हो रहा, सब याद होगा आपको। बस मेरे साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाना है, वीडियो रोज देखने हैं। आप हर एक लेक्चर जो अपलोड होता है उसके बाद जरूर देखें, बहुत सारे एक साथ ना देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 10 लेक्चर देखेंगे और हर चीज आपको याद हो जाएगी। एक दिन में एक लेक्चर, 2 लेक्चर जितने हम अपलोड कर रहे हैं आप उतने जरूर देखें, जितने उतना आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। मेरी कोशिश ये है कि पहले हम इतिहास और भूगोल वाला जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करेंगे, जिससे ये हो कि हमारा कुछ सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया पहले, उसके बाद फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। वैसे हमने पॉलिटी और स्टैटिक जीके वाला भी चालू कर दिया है पोर्शन, तो आप उसके भी वीडियो देख सकते हैं। आपको जाना है प्लेलिस्ट में, जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी वहां पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ये चारों चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे लूसेंट तो हमारा क्या होगा, एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा। वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा। तो आपको ब्राह्मी एकेडमी का एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां से डाउनलोड करनी है। एक बार मतलब अभी डाउनलोड क्यों करनी है, क्योंकि आपका जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद टेस्ट होगा, तब नोटिफिकेशन आना जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि टेस्ट है। टेस्ट में पार्टिसिपेट आप फ्री में कर सकते हैं। और आपको फायदा क्या मिलेगा, फायदा आपको ये मिलेगा कि जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5000 का इनाम है, जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 2500 का इनाम, और जो थर्ड रैंक लाएगा उसको 1700 का इनाम मिलेगा। पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा तो आप कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा बेसिक पहले कर लेते हैं ना, हमेशा की तरह हम पहले बेसिक करेंगे, पुराना जो हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे कि भाई हमने देखा मगध जो है कैसे वो 16 महाजनपद में से मगध हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे ताकतवर आपका महाजनपद बनके उभरता है। उसके कारण हमने बहुत सारे पढ़े। उस टाइम पे हमने हर्यक वंश पढ़ा, हमने शिशुनाग वंश पढ़ा, हमने नंद वंश पढ़ा, फिर हमने पढ़ा मौर्य वंश। मौर्य वंश हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक पूरा साम्राज्य बनाया, बहुत बड़े इलाके पे कब्जा किया। फिर हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का फिर बेटा आता है बिंदुसार, उसके बाद उसका बेटा आता है अशोक, और लगभग आपके 137 सालों तक क्या होता है, मौर्य साम्राज्य चलता रहता है। लेकिन आपको भी पता है इतना बड़ा साम्राज्य है, उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपका उत्तराधिकारी थोड़ा भी कमजोर है, मतलब आपके बाहर के जो विदेशी राजा हैं वो बिल्कुल तैयार रहेंगे आक्रमण करने के लिए, तो फिर क्या हुआ, जैसे ही धीरे धीरे उत्तराधिकारी कमजोर होने लग गए मौर्य शासन के, तो बाहर से आपका आक्रमण होने लग गया। और स्पेशली सबसे पहले किस वाले इलाके में होगा, तो हम हमेशा बात करते हैं कि आपका जो ये पश्चिम वाला इलाका है, यहाँ से सिर्फ आ सकते हैं लोग युद्ध करने के लिए। म्यांमार साइड जो है, यहाँ पे भी आप पहाड़ पढ़ चुके हैं ना, पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे भी बांग्लादेश, पाकिस्तानी पूरा इलाका तो वैसे भी हमारे जो कब्जे में था ना, भारत का ही पोर्शन था। ऊपर आपको हिमालय मिल जाता है, तो सिर्फ एक ही जगह बचती है, वो है ये अफगानिस्तान वाला इलाका। यहाँ से आ सकते हैं आक्रमणकारी। तो आप देखेंगे कि जितने भी आते हैं बाहर से आक्रमणकारी, वो इसी रास्ते से आते हैं। और सिकंदर ने बता दिया था रास्ता, क्योंकि उसको उस टाइम पे उसके साथ जो लोग आए थे ना, उन्होंने पूरा अच्छे से लिखा था, पूरा अच्छे से वर्णन किया कि भाई आप भारत कैसे जा सकते हो। तो जैसे ही मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ता है, बाहर के आक्रमण चालू हो जाते हैं। और सबसे पहले कौन करता है, वो करते हैं आपके इंडो ग्रीक से, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, ठीक है, हिंद यूनानी करते हैं आपके चालू हमला। अंतिम जो शासक है वो कौन है मौर्य साम्राज्य का, वृहद्रथ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जो है पूछा जा चुका है कई बार, ये स्टार मैं इसीलिए बहुत सारे लगा रही हूँ इसके नाम पे। वृहद्रथ याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मौर्य साम्राज्य हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीधी बात है उसका अंतिम शासक इंपॉर्टेंट होगा। मारा किसने था? तो उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। और पुष्यमित्र शुंग, आपको पता चला कि भाई वो ब्राह्मण वर्ण के थे, है ना, वर्ण व्यवस्था हमने पढ़ी है, तो ब्राह्मण वर्ण के थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने मारा, फिर शुंग वंश की स्थापना की। राजधानी विदिशा बनाते हैं मध्य प्रदेश वाले एरिया में। उसके बाद आपने एक प्रशासनिक व्यवस्था भी देखी थी चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य साम्राज्य में। क्या देखा था? गुप्तचर व्यवस्था काफी अच्छी थी। महामात्य सर्प कहलाते थे, अर्थशास्त्र में उन्हीं को गूढ़ पुरुष बोला हुआ है। जो रुक कर काम करते थे एक जगह, उनको क्या कहते थे? हम संस्था कहते थे। जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम करते थे गुप्तचर, उन्हें संचार कहते थे। आपको राजुक मिलेगा जो न्यायाधीश था। उसके अलावा जो भूमि थी, सरकारी भूमि, सीता भूमि कहला रही थी। तो आपको हर एक चीज याद रखनी है। आर्मी इतनी स्ट्रांग थी कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं आक्रमण करने का, है ना। हमने 6-6 लाख देखा है कि सेना थी। उसके अलावा 7 जो क्लासेस हैं उसमें डिवाइड किया है मेगस्थनीज ने, किसमें? सोसाइटी को, समाज को, कि 7 वर्गों में डिवाइड था। उसके अलावा हमने समितियां बना रखी थी प्रशासन के लिए, चाहे वो नगर प्रशासन हो, चाहे वो सैन्य प्रशासन हो। नेवी हुआ करती थी, जल सेना थी, थल सेना थी, है ना। थल सेना में भी रथ वाली अलग है, आपके गज वाली, हाथी वाली अलग है, अश्व सेना अलग है ना, सब अलग अलग थी। तो याद रखिएगा, सेना बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी आपके मौर्य साम्राज्य की। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग आते हैं। शुंग जो है, आप देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने भी क्या किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसका ये भी मतलब एक है कि 2 बार उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा और देखा कि यार किसी भी इलाके में चला जाए, कोई हमारे खिलाफ अगर आएगा तो हम उससे युद्ध करेंगे। मतलब सबने उनकी सत्ता क्या कर ली? स्वीकार कर ली। तो मतलब वो भी काफी स्ट्रॉन्ग राजा हुए रहे होंगे, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ कौन करवाता है? पतंजलि करवाते हैं, तो ये भी याद आपको रखना है। फिर शुंग का अंतिम जो है वो कौन है? आपका देवभूति। बोला था ना मैंने, देवों की भभूति लगा रखी है, देवभूति है। मारता कौन है? वो मारता है कण्व वंश का आपका वासुदेव, है ना। वासुदेव भगवान से हमने रिलेट किया था, तो वासुदेव मारते हैं, कण्व वंश की स्थापना करते हैं। याद रखिएगा, कण्व वंश बहुत ही छोटे टाइम के लिए था, इसीलिए हम सिर्फ संस्थापक पढ़ते हैं, अंतिम राजा पढ़ते हैं। अंतिम राजा कौन था? शर्मा। सुशर्मा अंतिम शासक था। सुशर्मा की हत्या कौन करेगा? ये करेगा सातवाहन वंश का शिमुक। तो वो चीजें अब आपके रिलेटेड हैं, ये भी आपके ब्राह्मण वंश से ही रिलेटेड है। तो अब आएगा आपका सातवाहन। सातवाहन का संस्थापक कौन है? शिमुक। याद रखिएगा, शिमुक को आप शिमु भी कर सकते हैं, शम्मू भी कर सकते हैं, जो भी आप नाम चाहें कर सकते हैं। सातवाहन और सा से ही नाम है संस्थापक का, सातवाहन और शिमुक। शिमुक जो है उन्होंने की स्थापना, ये क्या करते हैं? इन्होंने जो आपका कण्व वंश का राजा था, अंतिम शासक कौन था? ये आपका शिमुक का सुशर्मा। याद है, शर्मा जी थे, शर्मा जी थे कण्व वंश के अंतिम शासक। इनकी हत्या करते हैं, सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि ये राजधानी कहाँ बनाते हैं? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र वाले इलाके में, गोदावरी नदी के पास। तो यहां आप देखेंगे कि जैसे हमने ये देखा भारत का मैप, और ये हम बात कर रहे हैं किसकी? ये वाला इलाका, ये आपका हो गया, ये आपका नॉर्मल मैंने मैप बना दिया। हम बात कर रहे हैं भाई ये मगध वाले इलाके में क्या हुआ करता था? आपका मौर्य साम्राज्य। और फैला कहाँ था? तो ये पूरा इलाका आपका, ये यहां से यहां, ये पूरा इलाका मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अब जब धीरे धीरे क्या हुआ, यहां से युद्ध चालू हो गए। पुष्यमित्र शुंग था, उसने थोड़ा राजधानी जो है कहाँ चेंज कर दी? इस वाले इलाके से इस वाले इलाके में कर दी, ठीक है। कण्व बहुत कम टाइम के लिए रहता है, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि युद्ध होने चालू हो गए हैं, है ना। हिंद यूनानी आ रहे हैं, अलग अलग राजा आने लग गए हैं। पुष्यमित्र शुंग मिनांडर को हराता है, ये हमने देखा है। अब जो आपके सातवाहन आएंगे, सातवाहन काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, याद रखिएगा, ये भी काफी लंबे टाइम तक शासन करते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेकिन ये यहाँ महाराष्ट्र औरंगाबाद वाले इलाके में जाके क्या करेंगे? अपनी राजधानी बनाएंगे। मतलब अब क्या होगा, जो ये वाला इलाका इन्होंने छोड़ दिया, ये वाला इलाका छोड़ दिया, तो अब यहाँ क्या होने लग जाएगा? यहाँ आक्रमण और बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग राजा नहीं है। जब यहाँ पे कोई शक्तिशाली राजा नहीं है, तो बाहर से आक्रमणकारी जो है उनको आसान हो जाएगा ना छोटे छोटे राजाओं को हराना। और आप देखेंगे कि चाहे वो कलिंग वाला इलाका हो, चाहे ये पूरा मगध वाला इलाका, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो इलाका था, यहाँ से आपके आने लग जाएंगे विदेशी आक्रमणकारी और बहुत सारा कब्जा करने लग जाएंगे। क्योंकि जो मेन शासन चला रहे थे सातवाहन वंश वाले, वो कहाँ आ जाते हैं? तो वो दक्षिण में आ जाते हैं।
ठीक है, दक्षिण में। तो आपका जो सातवाहन वंश है ये कहाँ आ जाता है, दक्षिण में, और इसकी वजह से उत्तर वाला इलाका जो है वो और कमजोर हो जाता है। तो आप देखेंगे इसी टाइम पे हमारे यहाँ आक्रमणकारी और ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिर हमारे यहाँ कुछ इलाकों में कब्जा करेंगे, राज्य करेंगे बहुत टाइम तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका सातवाहन जो कि नीचे रहते हैं महाराष्ट्र वाले इलाके में। इनकी एक राजधानी आपको धान्य कटक मिलेगी जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में। तो याद रखिएगा, धान, धान मतलब काटते थे। एक है प्रतिष्ठान, मतलब अपनी प्रतिष्ठा बहुत आगे रखते थे सातवाहन वाले। तो सातवाहन की राजधानी कहाँ थी, महाराष्ट्र वाले इलाके में, प्रतिष्ठा। ठीक है, तो प्रतिष्ठा बस याद कर लीजिए, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठा। एक और थी जो धान काटने वाला काम करते थे ना, प्रतिष्ठा किसमें थी, धान काटने में। धान काटने कहाँ जाते थे, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक धान्य कटक था, वो भी कुछ सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी। तो कुल मिला के आपको लगेगा कि यार ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की। सातवाहन जो है थोड़ा दक्षिण में चले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो कुछ सातवाहन शासकों की राजधानी आपको धान्य कटक भी मिलेगी। फिर कण्व वंश जो सुशर्मा था आपका, उसकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है प्रमुख शासक कौन कौन थे। सबसे प्रमुख शासक पहला तो आपका सिमुख हो गया, उसके बाद आता है शातकर्णी, उसके बाद गौतमी पुत्र शातकर्णी। दोनों अलग अलग नाम है। शातकर्णी जो है एक हो गया, एक गौतमी पुत्र शातकर्णी था, मतलब गौतमी का पुत्र है शातकर्णी। अपनी मम्मा मतलब माता जी का नाम जो है वो लगा रखा था अपने नाम के पहले कि मैं गौतमी का पुत्र हूं सातकर्णी। तो ये हो गया शातकर्णी, एक गौतमी पुत्र सातकर्णी। एक आपका था वशिष्ठी पुत्र, तो वशिष्ठ का पुत्र एक हो गया, ये वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हो गया, और यज्ञशी सातकर्णी हो गया। तो ये आपको कुछ नाम मिलेंगे सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों के। ठीक है, सातकर्णी ने क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब देखिए, अश्वमेध यज्ञ का मतलब ही होता है कि राजा अपना क्या दिखाना चाहता है, पावर दिखाना चाहता है, शक्ति दिखाना चाहता है कि अगर कोई मेरे खिलाफ लड़ सकता है तो आए लड़े। तो अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ भी करवाया था। तो याद रखिएगा, आपने एक और चीज देखी है, जैसे ही ब्राह्मण वर्ण के क्या आएंगे, यहाँ पे शासक आएंगे, शासक आएंगे। जैसे आपने देखा पुष्यमित्र शुंग देखा, कण्व देखा, अब सातवाहन देख रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, जो आपके मतलब जैसे आपकी वेदों से रिलेटेड चीजें हो गई, जो यज्ञ हो गया, इन सब चीजों को वो दोबारा प्रमोट कर रहे हैं। आपने देखा कि पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अब ये यज्ञ जो थे बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, बहुत लंबे टाइम तक चलते थे, बहुत खर्चा भी हुआ करता था। उसके बाद भी ये लोग क्या करने लग गए, यज्ञ को प्रमोट करने लग गए, कर्म कांड जो होते थे उनको प्रमोट करने लग गए। तो आप देखेंगे सोसाइटी में फिर से बौद्ध और जैन धर्म जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ने लग गया। जो ब्राह्मण वर्ण वाले थे वो क्या कर रहे थे, ब्राह्मण धर्म को, मतलब ब्राह्मण जो चीजें थी, जैसे कि आपका यज्ञ हो गया, कर्मकांड हो गया, हिंदू धर्म से रिलेटेड जो चीजें थी उसको प्रमोट करने लग गए। तो यहां से फिर आपका हिंदू धर्म जो है थोड़ा सा आगे की ओर जाएगा। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो भरहुत स्तूप बनाता है, किसके लिए, बौद्ध धर्म के लिए। तो ये भी चीज मिलती है, कहीं कहीं ये मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सारे स्तूप जो है वो तोड़े थे। और ये भी प्रमाण मिलता है कि भरहुत स्तूप जो आपका मध्य प्रदेश में है वो किसने बनवाया, पुष्यमित्र शुंग ने ही बनवाया था। तो थोड़ा सा ये मतलब दोनों चीजें मिलती है कि सपोर्ट भी किया, थोड़ा सा हटाया भी। लेकिन ये देखेंगे कि हिंदू धर्म से रिलेटेड चीजें, यज्ञ, कर्मकांड, ये सब बहुत ज्यादा प्रमोट किया किसने, ब्राह्मण वर्ण के जितने भी शासक हुए, जितने भी ये वंश हुए, जैसे आपका शुंग वंश हो गया, आपका कण्व वंश हो गया। अब सातवाहन में भी आप देखेंगे कि इन्होंने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए, एक आपका राजसूय यज्ञ किया। तो फिर से यज्ञ की जो आप देखेंगे प्रतिष्ठा थी वो बढ़ने लग गई, उसकी सब लोग मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को फिर से पहचानने लगे कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, है ना। और इससे क्या होता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ हमने करवाया तो एक राजा का नाम तो हुआ है कि राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, इतना बड़ा यज्ञ हुआ, राजा बहुत शक्तिशाली है। साथ ही साथ जो मतलब इन सारी चीजों को करने वाले आपके जैसे ब्राह्मण वगैरह थे उनका भी इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गया कि भाई अब इसको देखकर दूसरे लोग भी करवाएंगे। तो पूरे समाज में इन सब चीजों की महत्ता जो है वो फिर से बढ़ने लग गई। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रही हूँ। सोसाइटी में ये चीजें वापस से आने लग गई जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कारण कमजोर पड़ गई थी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे साहित्यकार आपको कौन मिलेंगे, याद रखिएगा ये जो साहित्यकार हैं, आपको इंग्लिश में HALA मिलेगा और हिंदी में हाल मिलेगा, हाल, ठीक है, या उसको हाला कर सकते हैं।
तो हाला इनकी रचना क्या थी, गाथा सप्तशती, ये याद रखिएगा सातवाहन के टाइम पे थे। और ये आपको एक मिलेंगे गुणाद्य, गुणाद्य इनकी रचना क्या थी, इनकी रचना है वृहद कथा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पूछे जाते हैं बहुत पेपरों में। तो याद रखिएगा जो ये हाल है, हाल या हाला, इन्होंने हाल किसका बताया, गाथा सप्तशती, गाथा बताई, यहाँ सती की गाथा बताई। सती की गाथा किसने बताई, गाथा, या सती का गाथा बताया हाला ने। ठीक है, हाला ने, या हाल आप करेंगे तो अच्छे से रिलेट नहीं करेगा, हाला ही कर लीजिएगा कि हाला ने क्या किया, सती की, सती माता की गाथा बताई बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपका गाथा सप्तशती ये एक रचना हो गई हाला की। फिर गुणाद्य जो है, गुणाद्य की क्या है यहाँ पे, वृहद कथा, मतलब इनके अंदर इतना गुण था कि उन्होंने बहुत बड़ी एक कथा लिख दी। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणाद्य, इतने सारे गुण थे, गुण से इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी कथा लिख दी। ठीक है, तो बहुत बड़ी कथा लिखने का गुण था, गुणाद्य हो गया। गुणाद्य और हाला दोनों कब है, सातवाहन के टाइम पे, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बताइए, जैसे पतंजलि के बारे में ही पूछ लिया कि पतंजलि किस समय से संबंधित है, तो फिर आपको ऑप्शन दे देगा कि बताइए आप चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एक ऑप्शन दे दिया, एक आपको ऑप्शन दे दिया चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये गुप्ता डायनेस्टी जब हम पढ़ेंगे गुप्त काल वहां पे मिलेंगे। एक हमने ऑप्शन दे दिया पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड। और एक हमने चौथा ऑप्शन क्या दे दिया, कोई बाद का दे दिया, जैसे मान लीजिए हमने बाद का, ये बहुत पहले का दे दिया कि भाई ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल से। तो इसमें से बताइए कि जो आपके पतंजलि हैं वो किस समय से संबंधित है, तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गुणाद्य, इनकी रचना हो गई हाला। हाल किसका बता रहे हैं हम, सती जी का बता रहे हैं, गाथा गा के अच्छे से बता रहे हैं, उनकी गाथा बता रहे हैं। उसके अलावा गुण किस चीज में है, गुण इतना ज्यादा है कि उन्हें बहुत ज्यादा बृहद कथा लिख दी है। ठीक है, मुद्रा इस टाइम पे याद रखिएगा, मुद्राएं काफी वैरायटी की चलाते थे, सोना तो नहीं मिलेगा, उसके अलावा आपको मिलेंगे। याद रखिएगा सोना नहीं मिल रहा सातवाहन के टाइम पे, लेकिन चांदी है, तांबा है, और सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा वो है सीसा। और ये पूछा भी जाता है, जो शीशे के सिक्के थे है ना, वो किसके टाइम पे थे। तो अब आप सोचिए कि जब सिक्का, जैसे आज के टाइम पे 2 रुपए और 5 रुपए आपको मिल रहा है, 10 रुपए मिल रहा है, तो उसको बनाने के लिए हमें एक मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हम शीशा यूज करते थे, कांसा ब्रॉन्ज यूज करते थे, तांबा यूज करते थे। तो तांबे के हमें बहुत सारे सिक्के मिल जाएंगे। अब मार्केट में इतने सारे सिक्के लाना जरूरी है ना, तो आपको बनाना पड़ेगा जिससे मार्केट में हर कोई सामान खरीद सके। तो सातवाहन ने क्या किया, हर एक मेटल से आपका बनाना चालू कर दिया, है ना। शीशा भी यूज कर रहे हैं, चांदी भी यूज कर रहे हैं, तांबा भी यूज कर रहे हैं, जिससे ये रहे कि मतलब आपके मार्केट में सिक्कों की कमी नहीं पड़े, है ना। तो ये याद रखिएगा कि बहुत वैरायटी आपको मिलती है, अलग अलग जो आपके यहाँ पे मेटल हैं वो यूज होते हैं किसमें, सिक्कों के लिए। किसके टाइम पे, सातवाहन के टाइम पे। और शीशा तो बहुत बार पूछा गया है कि शीशे के सिक्के स्पेशली आपको किस टाइम पे मिलेंगे, तो सातवाहन में मिलते हैं। ठीक है, सातवाहन शीशा, सा से सा रिलेट भी आप कर सकते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ पे आएगा ब्राह्मणों को भूमि दान करने की जो प्रथा है वो सातवाहन शासकों द्वारा प्रारंभ की जाएगी पहली बार। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना, वो ब्राह्मण वंश से रिलेटेड है, ब्राह्मण वर्ण से रिलेटेड है, तो ब्राह्मणों को सीधी बात है इंपॉर्टेंस देंगे। तो उसके लिए क्या किया, पहली बार यहाँ पे हमें क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सबसे पहले सातवाहनों ने चालू की थी। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। हम दान दक्षिणा तो दे रहे थे, भूमि दान करने की प्रथा हमने चालू की सातवाहनों के टाइम पे। और ये कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है नाना घाट अभिलेख में। नाना घाट अभिलेख में मिलता है कि जब अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था तो एक गांव दिया गया था और उनको टैक्स फ्री, कर रहित जो है वो भूमि प्रदान की जाती थी कि उससे कर नहीं लिया जाएगा, आप बस ले लो, खाओ पियो, ऐश करो, ऐसा वाला। इसलिए आप देख रहे थे कि जो मंदिर हैं, जो पुरोहित हैं, वो काफी अमीर हो जाते हैं और फिर बाद में जो आक्रमणकारी आएंगे वो मंदिरों पर टारगेट करेंगे कि भाई इनके पास अच्छा पैसा होता है ना। तो कर रहित भूमि इनको मिल जाती थी। तो नाना घाट अभिलेख जो है, ये आप अभिलेख याद रखिएगा। नाना का जो अभिलेख है, नाना जी ने बताया, किसके नाना जी ने, सातवाहनों के नाना जी ने। ठीक है, कि यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहली बार भूमि दान की थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में भूमि दान की थी, किसको, ब्राह्मणों को। ठीक है, किसने बताया, नाना जी ने बताया। तो नाना घाट अभिलेख। फिर इनकी राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत थी, याद रखिएगा। लोकल लैंग्वेज ही इन्होंने अपना रखी थी, किसके लिए, राजकीय भाषा के लिए। ब्राह्मी इनकी लिपि थी।
क्षेत्रीय जो आपके गांव के क्षेत्र में प्रशासन का काम कौन कर रहा था? गौलमिक कर रहा था। ठीक है, गौलमिक। अब यहाँ पे गौलमिक आप कैसे कर सकते हैं? एक तो यहाँ पे गौलमी का आप गोल से भी कर सकते हैं। ठीक है, गोल, एक गोल मटोल आदमी था, वो गांव का प्रशासन देखा करता था। अभी जो गोल मटोल आदमी है, गौलमिक है, ये क्या करेगा? ये अपनी छोटी टुकड़ी मेंटेन करके रखता था, सैनिक टुकड़ी। अब जैसे प्रशासन के लिए ऐसा ना कि अगर कोई मारपीट कर रहा है तो सैनिक होंगे तो वो छुड़वाएंगे, दंड देने का काम कर रहा है, उसके अलावा टैक्स वैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो प्रशासन हर चीज वही देख रहा है। तो यहाँ पे प्रशासन का जो आपका क्या होता था, मेन काम देखता था, वो देखता था गौलमिक, है ना। आप चाहे तो गोल से कर सकते हैं, गौलमी से कर सकते हैं, और उसके पास एक छोटी टुकड़ी भी हम रखते थे सैनिक की, जिससे वो अपना खुद मेंटेन कर ले। स्थापत्य कृतियां याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। कौन कौन से हैं? करले चैत्य है, कारले चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफाएं। आपको दिखेगा सातवाहन क्या है? ब्राह्मण वर्ण से रिलेटेड है ना। उन्होंने ब्राह्मणों को भूमिदान भी चालू की, लेकिन साथ ही साथ में बौद्ध धर्म का भी क्या किया? उन्होंने सपोर्ट किया। जैसे पुष्यमित्र सुंग ने भरहुत स्तूप बनवाया था, सेम ऐसे ही सातवाहनों ने अजंता और एलोरा की गुफाएं बनवाई। वहां पे आपको बहुत सारी मतलब जैन धर्म से बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या मिलेंगी? जैसे पेंटिंग्स वगैरह मिलेंगे। अजंता में पेंटिंग्स वगैरह हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर मैंने आपको बता ही था, तो कैलाश मंदिर तो बाद में आपका बनता है। तो एलोरा और अजंता की जो गुफाएं थी, जैसे ये वाला पूरा जो आप पहाड़ी इलाका देख रहे हैं, इसको काट काट कर छोटी छोटी गुफाएं बनाना, और गुफाओं के अंदर बहुत अच्छे से क्या करना? डेकोरेट करना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाना। ये कब होता है? ये सातवाहन के टाइम पे होता है। तो याद रखिएगा, एलोरा के कैलाश मंदिर की बात करेंगे तो वो राष्ट्रकूट बनवाते हैं, वो भी साउथ में ही रहते हैं। सातवाहन लेकिन स्टार्ट करते हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं का काम। ठीक है, उसके अलावा कारले चैत्य बनवाते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका चैत्य, ये ऐसे बहुत ही सुंदर सा है कारले चैत्य। ठीक है, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में मिलेगा। तो याद रखिएगा, स्थापत्य कला में आपको क्या याद रखना है? कारले चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं और अमरावती मूर्ति कला। आप मूर्ति कला में भी देखेंगे, एक गांधार मूर्ति कला है, एक मथुरा मूर्ति कला है, एक आपका अमरावती मूर्ति कला है। साउथ में है अमरावती, सीधी बात है। तो अमरावती मूर्ति कला का धीरे धीरे विकास कौन करवाता है? तो सातवाहनों के टाइम पे ही स्टार्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज और लास्ट लेक्चर में बताई थी कि हम ये स्थापत्य कला का प्रचार मतलब इतना ज्यादा बढ़ावा कब देते हैं? जब शांति रहती है। तो सातवाहनों ने काफी बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया था और इनके राज्य में शांति थी, इसलिए ये स्थापत्य कला में भी ध्यान दे पाए। और ब्राह्मण आपका हिंदू धर्म हो गया, उसके अलावा आपका बौद्ध धर्म हो गया, इनका भी इन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया काफी, है ना। अब राजा इनको दान देगा, इनके लिए चैत्य बनवाएगा, उनके लिए गुफाओं में काफी अच्छी चीजें करेगा, प्रमोट करेगा, तो सीधी बात है लोग भी इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो राजा ने किया था। इन्हें दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापथ आप देख ही रहे हैं कि हम भारत में किसकी बात कर रहे हैं? हम साउथ की बात कर रहे हैं कि साउथ में आपके सातवाहन थे। महाराष्ट्र वाले इलाके में इनकी प्रतिष्ठान राजधानी भी थी, आंध्र प्रदेश तक फैले हुए थे, है ना इधर। और उसके अलावा आपने देखा कि स्थापत्य कला जो है बहुत सारी, जैसे कि कारले चैत्य, यहाँ पे कारले जरूर याद रखिएगा, कारले क्योंकि अलग है, अजंता एलोरा तो आप बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, कारले का आप क्या कर सकते हैं? कार से कर सकते हैं ना, कारले। सातवाहन राजा जो था सातकर्णी, उसको सब बोलते थे कार ले लो, कार ले लो। तो कारले जो है, कारले चैत्य कहाँ पे मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में सातवाहनों के टाइम पे बना हुआ है। ठीक है, फिर दक्षिणापथ का क्या बोल रहे हैं? इन्हें हम स्वामी बोल रहे हैं क्योंकि साउथ में है ये। और दक्षिणापथ याद है आपको कि हमने मौर्य साम्राज्य के टाइम पे पढ़ा था, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, उनकी 5 प्रांत। फिर आता है चेदी वंश। देखिए सातवाहन साइड में चल रहा है, नीचे चेदी वंश जो है आपका कहाँ पे चलेगा? ये चलेगा आपके इधर, कहाँ पे? कलिंग वाले इलाके में। अशोक ने तो जीत लिया था कलिंग, लेकिन जैसे ही आपका मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और आप शुंग वंश देखेंगे, कण्व देखेंगे, सातवाहन तो बिल्कुल अब यहाँ पे साउथ में ही आ गए, तो इधर तो उनको मजा हो गई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर लिया और एक चेदी राजवंश की स्थापना की। चेदी आप कब पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं जब हाथी गुम्फा अभिलेख, याद है हमने शुरू में जब इंस्क्रिप्शन पढ़ा था, अभिलेख पढ़े थे, तब आपने पढ़ा था हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में है, कलिंग वाले इलाके में, वहां पे चेदी वंश आता है। प्रतापी राजा है खारवेल, और इसी ने ये अभिलेख लिखवाया था, बनवाया था, है ना। तो इसीलिए खारवेल का नाम हमें पता चलता है अभिलेख में, क्योंकि पत्थरों पे लिखा हुआ है। तो हमें पता चला कि चेदी वंश भी था, प्रतापी राजा खारवेल था, और ये जैन धर्म का अनुयायी था।
हमें कैसे पता चला जैन धर्म का अनुयायी था? वहां पे आपके उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पे क्या बनाया इन्होंने, जैन मुनियों के लिए गुफा बनवाई थी। इसलिए हमें पता चला कि जो आपके खारवेल हैं वो जैनों को सपोर्ट कर रहे हैं। सातवाहन बौद्ध धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग भी हिंदू धर्म को और बौद्ध धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। चेदी आपके जैन धर्म को सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने उदयगिरी में जो गुफाएं बनवाई जैन मुनियों के रहने के लिए, ठीक है, उड़ीसा में। सबसे प्रतापी राजा खारवेल, याद रखिएगा, आपको खारवेल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से इसको रिलेट करना है, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। और ये कलिंग वाले इलाके में था, ये भी याद रखिएगा, चेदी वंश। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाले इलाके में छोटा सा क्या हो गया, यहाँ पे चेदी वंश हो गया, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाले इलाके में ये हो गया आपका सातवाहन, वो ऊपर जा ही नहीं रहा। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं, हिंद यूनानी आ रहे हैं, हिंद यूनानी। इंडो ग्रीक्स जो हैं वो हमला करना चालू करेंगे। इंडो ग्रीक्स के बाद बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन शुरुआत इंडो ग्रीक्स करते हैं, क्योंकि सिकंदर ने आपको बता दिया कि भाई कहाँ कहाँ से होकर भारत जाना है। तो इंडो ग्रीक आना चालू करते हैं, आक्रमण करना चालू करते हैं। तो इस वाले इलाके में पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर भारत में आएंगे, एंटर करेंगे, फिर छोटे छोटे इलाकों में कब्जा करेंगे। फिर आपके बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आएंगे भारत में और बहुत सारा इलाका कब्जा कर लेंगे। तो ये चीजें हम क्या करेंगे, अब इसी के आगे पढ़ना चालू करेंगे। आपने लोकेशन देख ली, यहाँ पे सातवाहन है, यहाँ पे चेदी है, चेदी बहुत छोटे इलाके में है। और यहाँ पे जो है अब हम क्या पढ़ना चालू करेंगे, जो आपके आक्रमणकारी हैं बाहर के, क्योंकि उस इलाके में कोई भी बड़ा राजा नहीं है, इसलिए बहुत आसान हो जाएगा उस इलाके को जीतना, ठीक है। तो हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त मौर्य इस इलाके को कैसे जीत पाता है, क्योंकि उसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और पूरा इलाका सिकंदर के टाइम पे जीत ही लिया गया था। फिर उसके बाद वो जब हार जाएगा तो बाहर के आक्रमणकारी आए। आक्रमणकारी क्यों आ पाए, क्योंकि सिकंदर आया था और उसने बताया कि ऐसा ऐसा रास्ता है, आप जा सकते हो वहां भारत तक, ठीक है। तो हर एक चीज रिलेटेड है, आप हर एक लेक्चर को अच्छे से देखें, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वो आप इतनी बार जब पढ़ेंगे ना तो वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जरूर यहाँ पे लाइक करके बताइएगा मुझे कि आपको समझ में आ रही हैं सारी चीजें, ठीक है। कमेंट आप करें चाहे ना करें, लाइक करके आप बता सकते हैं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।